गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम द्विपद प्रमेय में कई चीजें पढ़ चुके हैं और कल हमने निकाला था कि अगर x की कोई पावर दी गई हो, है ना, तो उसको कैसे निकालते हैं। यहां तक था हमारा 8वां पद निकालो, 7वां पद निकालो, 5वां पद निकालो, या फिर कोई पर्टिकुलर पद दे दिया कि x की पावर 0 का पद निकालो जिसमें x की पावर 0 आए, इस टाइप का। अब बढ़ते हैं आगे मध्य पद पे। मध्य पद, मध्य पद, मध्य पद, फाइंडिंग द मिड टर्म। मध्य पद, है ना। मध्य पद क्या होता है कि जो आपके विस्तार है उस विस्तार में जो बीचों बीच का पद आता है, बीचों बीच का पद आता है। मान लीजिए आपके विस्तार में 5 पद है, T1, T2, T3, T4 और T5। अगर ये आपका विस्तार है, कोई भी उसका विस्तार कर रहे हो और विस्तार में ये 5 पद आए हैं, तो इसमें मध्य पद हुआ आपका बीच वाला, ये रहा, ये आपका एकदम बीच में, ये मध्य पद हो गया। ये आपका मध्य पद हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे x प्लस वाई की पावर 4 है, अगर हम इसे खोलें तो ये ऐसे ही आएगा, x की पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब वाई प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। तो अगर आप यहां देखें तो यहां बीच का पद कौन सा हुआ? ये आपका मध्य पद हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर पदों की संख्या 5 के बजाय 6 होती तो, अगर 5 के बजाय 6 होती तो T1, T2, T3, T4, T5, T6। अगर 6 होते तो 2 पद मध्य में होते, मध्य में 2 पद होते। T3 और T4 2 मध्य पद होते। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई की पावर 3 का एग्जाम्पल ले लो, इसमें 2 मध्य पद होते, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहां पर 2 मध्य पद है, ये भी मध्य पद है, ये भी मध्य पद है। तो इसका मतलब मध्य पद 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। मध्य पद 2 भी हो सकते हैं, मध्य पद 1 भी हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैक पकड़ते हैं कब 1 होगा और कब 2 होंगे। 1 तब होगा जब पदों की संख्या विषम होगी। अगर पदों की संख्या विषम है तो 1 ही मध्य पद होगा, अगर पदों की संख्या विषम है तो 1 मध्य पद होगा, अगर पदों की संख्या सम है तो 2 मध्य पद होंगे। सम है तो 2 होंगे, विषम है तो 1 होंगे। लेकिन एक बड़ा अजीब बात और मिलेगी आपको कि जब पावर 4 होती है, 4 पावर में 5 पद आते हैं, 4 पावर होती है, याद करिए। जब n घात होता है, n घात का विस्तार होता है तो पदों की संख्या n+1 होती है ना। अगर 4 घात का होगा तो उसके पद 5 होंगे,
4 घात का विस्तार होगा। अगर पावर 4 है तो पदों की संख्या 5 होगी, और पदों की संख्या 5 होगी तो विषम होगी, विषम होगी तो एक मध्य पद होगा। यानी जब समघात होगी तो एक मध्य पद होगा, समघात होगी तो एक मध्य पद होगा। बड़ा अजीब है, लेकिन बीच में कनेक्टिंग है। कनेक्टिंग क्या है? अगर n जो है दीपक, अगर पावर 4 है तो पदों की संख्या 5 है, और पदों की संख्या 5 है तो मध्य पद 1 होगा। तो विषम कब आएगा? जब पावर सम होगी। जब पावर सम होगी तो n+1 पदों की संख्या विषम आएगी, पदों की संख्या विषम आएगी तो मध्य पद 1 आएगा। ऐसे ही अगर पावर विषम हुई, पावर विषम है, मान लो 5 पावर है, 5 पावर है तो पद आएंगे 6, तब 2 मध्य पद होंगे। तो इसका मतलब पावर विषम होगी, विषम होगी तब तो 2 मध्य पद आएंगे, सम होगी 1 मध्य पद आएगा। क्यों? तो सम में 1 कैसे आ रहा है? पावर पे देखो, पावर से पदों की संख्या में 1 का अंतर है, तो पावर अगर सम होगी तो पदों की संख्या विषम होगी, और पदों की संख्या विषम होगी तो पदों की संख्या से पद सम, या तब मध्य पद 1 या 2 आते हैं, पदों की संख्या से, पावर से नहीं। तो पावर सम होती है तो पदों की संख्या विषम होती है, इसलिए मध्य पद 1 आता है। ठीक है ना? इस कनेक्शन को जोड़िएगा। तो अगर पावर सम है, अगर पावर सम है तो घात सम है, तो पदों की संख्या विषम होगी। और तब एक मध्य पद होगा। ये कनेक्शन कनेक्ट रखिएगा। ये याद रखिएगा कि जब पावर सम होती है तो पदों की संख्या विषम होती है, और पदों की संख्या विषम होती है तब एक मध्य पद आता है। इसलिए सम पावर पे एक मध्य पद आता है, विषम पावर पे 2 मध्य पद आते हैं। अच्छा, कौन सा आता है? n/2 + 1। सम होती है तो n/2 + 1, विषम होती है तो पहले 1 जोड़ो, फिर 2 का भाग दो, 3 जोड़ो, 2 का भाग दो, तो आपको 2 पद मिल जाएंगे। तो n इवन हो तो ये लगाना है फॉर्मूला, n ऑड हो तो ये लगाना है। पावर जो है वो देख लेना, पावर कौन सी है ना, x + y की पावर n। ये जो n है ये सम है, ये विषम है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इस चीज को यूज करते हैं सवालों में। अब इसमें आ जाओ, इसके मध्य पद याद करो। तो सबसे पहले आपको पावर देखनी है, सम है या विषम है। n 15 है, n 15 है यानी विषम है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर n 15 है, या तो उसको सीधा उस फॉर्मूले को याद रखो कि अगर विषम आए तो क्या लगाना है, ये लगाना है। अगर विषम आए तो 2 मध्य पद होंगे, n+1/2, n+3/2। वैसे दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, अगर 1 8 है तो दूसरा 9 आना ही आना है। एक है ना, 1 8 है तो दूसरा 9 ही आना है। फिर एक पद 8वां है तो दूसरा 9वां है। अच्छा, मुझे ये जो चीज है ना याद रखने का, मैंने जो तरीका अपनाया हुआ है वो ये रहता है कि भाई, ये कई बार आता है ये चीज, तो मैं याद रखता हूँ कि भाई n अगर सम होगा तो आप 1 जोड़ के 2 का भाग दोगे तो भाग लगेगा ही नहीं, है ना, कि भाई कब 1 जोड़कर भाग देना है, कब भाग देकर 1 जोड़ना है।
तो फिर मेरा जो याद रखने का तरीका है, जो चल रहा है, सदियों से ही चल रहा है, वो ये है कि भाई अगर n सम होगा तो आप पहले 2 का भाग देकर फिर 1 जोड़ोगे, क्योंकि तब 2 का भाग लग जाएगा। हाँ, अगर n विषम हुआ तो आप 2 का भाग दे ही नहीं सकते, क्योंकि विषम में 2 का भाग लगता ही नहीं है। तो n में पहले 1 जोड़ोगे तभी तो 2 का भाग लगेगा। तो कब 2 का भाग देकर 1 जोड़ना है, कब 1 जोड़कर 2 का भाग देना है, वो तो आपको n सम या विषम। अगर n सम है तो अगर आपने पहले 1 जोड़ दिया तो वो कटेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 में अगर आपने 1 पहले जोड़ दिया तो 7 बन जाएगा, 7 में 2 का भाग लगेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले 2 का भाग लगेगा फिर 1 जुड़ेगा। अगर n सम है तो पहले 2 का भाग लगेगा फिर 1 जुड़ेगा। लेकिन अगर n विषम है तो सीधा तो 2 का भाग लग नहीं सकता। तो विषम हुआ तो पहले आप 1 जुड़वाओगे फिर 2 का भाग दोगे, क्योंकि 15 हुआ तो 15 में तो 2 का भाग लगेगा नहीं। तो 15 में 1 जोड़ोगे 16, 16/2। तो इस तरीके से मुझे याद रहता है कि कब पहले 2 का भाग देना है फिर 1 जोड़ना है, या पहले 1 जोड़ना है या 2 का भाग बाद में देना है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे, यहाँ 2 का भाग पहले लग रहा है, 1 बाद में जुड़ रहा है। यहाँ पहले 1 जुड़ रहा है फिर 2 का भाग लग रहा है। तो कब किस केस में क्या करना है वो आप कॉमन सेंस जो है उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि सम संख्या है, पहले 2 का भाग देंगे तो ही लगेगा, वरना अगर 1 जुड़ दिया तो सम रहेगा ही नहीं, 2 का भाग कहां से लगेगा। तो अगर n सम है तो पहले 2 का भाग लगेगा फिर 1 जुड़ेगा, क्योंकि भाग लग रहा है। अगर n विषम हुआ तो 2 का भाग लगेगा ही नहीं, तो पहले 1 जोड़ो फिर 2 का भाग दो। तो ये इससे क्लियर हो जाएगा और याद रह जाएगा। आ जाओ अब सवाल पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7वां और 8वां और 9वां 2 पद हमें निकालने हैं। 8वां भी निकालना है और 9वां भी निकालना है। 8वें के लिए r का मान 7 लेना होगा। पहले हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, TR+1 TR+1 NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। अब r का मान 8वां पद निकालने के लिए r का मान 7 रख दो। r का मान 7 रखने पर 8वां पद आ जाएगा। बस पड़ा रहने दो। और 9वां पद निकालने के लिए r का मान 8 रख दो। ये दोनों ही मध्य पद आ गए। तो इस तरीके से आप मध्य पद निकाल सकते हैं। याद रखना होगा फॉर्मूला, है ना, कब 2 जोड़ के, कब 1 जोड़ के 2 का भाग देना है, कब 2 का भाग देके 1 जोड़ना है। अब इसको बैठ के 5-7 मिनट खर्च करके इसकी समझ बना लेना अपने दिमाग में, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर थोड़े दिनों बाद कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि कब क्या करना है। एन विषम होगा तो कितने पद होंगे, सम होगा तो कितने पद, कंफ्यूजन देता है ये। तो बार बार की कंफ्यूजन से अच्छा है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा देकर एक बार अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एन जब सम होता है, सम होने पर एक मध्य पद क्यों आता है और विषम होने पर 2 क्यों आते हैं। क्योंकि अगर पावर सम होगी तो पदों की संख्या विषम होगी, इसलिए एक ही मध्य पद होगा। अगर पावर विषम होगी तो विस्तार करने पर सम पद आएंगे, इसलिए 2 मध्य पद होंगे। फिर ये 2 का हिसाब याद रख लेना कि अगर n सम है तो पहले 2 का भाग लगेगा ना, तो ये कट रहा है फिर 1 जुड़ेगा। यहां पर कट नहीं रहा इसलिए पहले 1 जुड़ेगा फिर 2 का भाग लगेगा। तो इस तरीके से फाइनली आपको एक समझ मिल जाएगी, ताकि फिर लंबे समय तक आप इसको टिका पाओगे, वरना कुछ समय बाद फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। फिर कहानी में एक से पहले एक चीज और लेते हैं, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ये भी लास्ट तक चल रहा था, बढ़ती परीक्षाओं में चल रहा था विस्तार। विस्तार में कितने पद आएंगे,
ये पहले वाला तो नॉर्मल हो गया, अब आजकल नहीं आता। नीचे वाला आजकल चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप विस्तार करते हैं तो टोटल पद कितने आएंगे, जब आप विस्तार करेंगे तो कुल पद कितने आएंगे। तो अगर x प्लस वाई की पावर n का आप विस्तार करते हैं तो पदों की संख्या एक ज्यादा आती है ना, पदों की संख्या एक ज्यादा आती है, n प्लस 1 पद आते हैं। जैसे 2 पावर को खोलते हो तो 3 पद आते हैं, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को खोलते हो तो 3 पद आते हैं, क्यूब को खोलते हो तो 4 पद आते हैं, है ना। 4 पावर को खोलोगे तो 5 पद आएंगे। तो जितने भी पावर को आप खोलोगे एक ज्यादा पद आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अब आगे ये बनता है कि अगर 3 पद हो तो, 3 पद हो तो, मतलब 3 पद का तो फॉर्मूला ही नहीं है द्विपद पर में, बिल्कुल द्विपद पर में 3 का फॉर्मूला नहीं है, द्विपद पर में 3 का फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आप 2-2 बना के तो खोल सकते हैं, 2-2 बना के तो खोल सकते हैं। तो अगर आप इसे 2-2 बनाकर खोले और ओवरऑल पहले 2-2 बना के खोले, फिर जो 2 बने उनको खोल दें, ओवरऑल सब कुछ खोल दें, तो फिर टोटल कितने पद आएंगे। तो आएंगे n+1 n+2/2, n+1 n+2/2। सही है, क्या कहते हो, है ना। अगर व्युत्पत्ति करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो व्युत्पत्ति में, तो जरूर कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, है ना। अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, इसकी व्युत्पत्ति करा दो, करना चाहो तो, है ना, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, नहीं ज्यादा मैं प्रूफ पे जाता भी नहीं हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन ये क्या है कि ये वो चीज है जो आपके ऊपर बांधी नहीं जा सकती, क्योंकि आपका एग्जाम आपको अलाउड नहीं करता कि आप प्रूफ पे जाए, बिल्कुल। लेकिन हर चीज जो आपको एग्जाम अलाउड करता उतना ही आप करेंगे, तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से लाएंगे। जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, देखो परीक्षा में हो सकता है लिमिटेड चीजें पूछी जाए, लेकिन परीक्षा में जो लिमिटेड चीजें पूछी जा रही है उनमें इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए भी तो आपको कई हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना, वरना इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा पढ़ने की, आपकी रुचि चल जाएगी, तो फिर वो चीजें पढ़ी जाएगी आपसे, सवाल ही नहीं उठता। तो हमें हमारे इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, हमारी रुचि बनाए रखने के लिए हमें कई बार आउट ऑफ सिलेबस जाना पड़ता है। आउट ऑफ सिलेबस हम इसलिए नहीं गए कि पेपर में तो मैंने पहले कहा 5 चीजें आएंगी, लेकिन वो जो 5 चीजें हैं वो हम पढ़ते रहे, उनमें मन बना रहे, हमारी इच्छा बनी रहे, इसके लिए हमें 5 चीजें और बाहर से पढ़ के आनी पड़ती है कि वो पढ़ने से ये 5 पढ़ी जा सके, मतलब इंटरेस्ट बना रहे, कहीं हम बकवास ना समझ बैठे, कहीं ना कहीं हमें बोरियत ना जाए, है ना। जिसके लिए आजकल चलता है बर्नआउट, हम बर्नआउट ना हो जाए, बड़ा वर्ड आजकल कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, बर्नआउट। बड़ी फीलिंग है बर्नआउट, बर्नआउट होने का मतलब बोर हो गया, एकदम बकवास हो गया, तो परेशान हो गए। हिंदी में बोला धाप गया, मारवाड़ी में धाप गया, वो जो धाप गया बोला बिना अंग्रेजी में बर्नआउट बोले, तो वो पॉइंट आ जाए कि धाप गया। अब धाप्या काम तो चालक हो नहीं, फिर धापने से काम थोड़ी चल जाएगा कि आप थक गए, परेशान हो गए, अति हो गए, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। तो ये पढ़ना पड़ेगा, तो सूखा सूखा तो पढ़ा नहीं जाता, तो जरूरी होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ी जाए जो इंटरेस्ट को बनाए रखे, मैथ्स के इंटरेस्ट को बनाए रखे, जिससे हम उन बोरी चीजों को, जो बोरियत भरी है, जो बर्नआउट लाएगी, उनको भी कहीं ना कहीं पचा पाए, है ना। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, अचार रखते हैं, सब्जी अचार भुजिया साथ में रखते हैं, क्यों रखते हैं, और खानी तो रोटी है आपको। भुजिया से पेट भर जाएगा नहीं, अचार से पेट भर जाएगा नहीं, फिर अचार क्यों लेते हैं आप थाली में, आप अचार थाली में क्यों लेते हैं, पापड़ थाली में क्यों लेते हैं, क्या पापड़ से पेट भर जाएगा नहीं, तो फिर पापड़ क्यों ले रहे हो आप, आपको तो रोटी खानी है ना, तो रोटी खानी तो पापड़ क्यों ले रहे हो, और क्यों अचार ले रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि खानी तो रोटी है, लेकिन खाली रोटी को नहीं खाई जाए, केवल रोटी अच्छी नहीं लगेगी, आएगी नहीं, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा बहुत जुगाड़ करते हैं जिससे वो रोटी टेस्टी बनी रहे और वो खाई जाए। सेम कहानी गणित में भी ऐसी है, गणित में आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी करते हैं, एक्स्ट्रा करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो ओवरऑल जो बोरिंग चीजें है ना, वो बोरिंग ना लगे, वो थोड़ा सा स्वाद देती रहे, थोड़ा इंटरेस्ट देती रहे, और हम उन्हें पढ़ पाए, वरना तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जरूरी है अपना इंटरेस्ट को बनाए रखिएगा।
हाँ, स्वाद को बनाए रखेगा। तो ये छोटे-छोटे प्रूफ है, कुछ और चीज़ें हैं। ये मत सोचिए, हमेशा बिल्कुल फिर से रिपीट कर दूँ, ये मत सोचिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। कई चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आप इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा अचार आउट ऑफ सिलेबस है रोटी के लिए, अचार आउट ऑफ सिलेबस है, पापड़ आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो इसलिए है कि वो रोटी के स्वाद को बनाए रखेंगे। आपको खाने का मन बना रहेगा और अगर खाना छोड़ दिया तो क्या होगा सोचो? तो वो खाने के स्वाद को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये प्रूफ करना या और चीज़ें करना ये करते रहो ताकि ओवरऑल स्वाद बना रहे। तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n। हाँ बिल्कुल, वरना मैथ्स भी जीके हो जाएगा। तो दो को एक साथ कर लिया, x प्लस वाई प्लस जेड कर लिया। ये दोनों को एक साथ करना ही पड़ेगा क्योंकि द्विपद पर में तो इससे ज्यादा खोलती नहीं है, हो जाएगा। तो पहला पद आएगा हमारा एन सी जीरो, एक्स की पावर एन, इस पे जीरो पावर। अगला पद आएगा एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई प्लस जेड पर एक पावर। फिर आएगा एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई प्लस जेड पे दो पावर। और ऐसे ही एन सी थ्री, एन माइनस थ्री, एन डैश 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 डैश, एक्स पे जीरो पावर। आ जाओ, ये पूरा विस्तार हो गया। अब देखते हैं टोटल पद कितने हुए। ये हुआ एक पद, ये एक पद, ये यहां कितने आएंगे, ब्रैकेट खुलेंगे तब, y प्लस जेड है, ब्रैकेट खोलने पर कितने पद आ जाएंगे, दो पद, इससे एक पद, इससे दो पद, इससे तीन पद, क्योंकि y प्लस जेड का स्क्वायर है, फिर ये इससे गुणा हो जाएगा तो तीन पद आ जाएंगे। तो यहां आ जाएंगे तीन पद, यहां कितने आएंगे, इसमें एक पद, ये खुलेंगे दो पद, ये खुलेंगे तीन पद, ये खुलेंगे चार पद, लास्ट अंत, ये y प्लस जेड की पावर n है, तो ये हो जाएंगे n प्लस वन पद। सही है, इतने होंगे, गिन लो, है ना, यही होंगे। अब देखो टोटल जोड़ कितना आया, टोटल जोड़ कितना आया, प्राकृत संख्याओं का n तक का जोड़ होता है, n तक का जोड़, प्राकृत संख्याओं में n तक का जोड़ हमें पता है, वो बराबर होता है n n प्लस वन बटा दो। लेकिन हमें ये जोड़ n प्लस वन तक करना है, हमें ये जोड़ n प्लस वन तक करना है। n की जगह n प्लस वन आ जाएगा, तो n की जगह n प्लस वन रख दूं तो ये हो जाएगा n प्लस वन, n प्लस वन बटा दो, जो कि हो गया n प्लस वन, n प्लस टू बाई टू, n प्लस वन, n प्लस टू बाई टू। ठीक है, इतने पद होंगे। अब आप कितनी भी पावर के लिए इसे चेक कर सकते हैं। तो कोई फॉर्मूला कोई ज्यादा मुश्किल था नहीं, प्रूफ मुश्किल था नहीं तभी मैंने कराया। ठीक है, ये भी ट्रेंड में चल रहा है, इसको याद रखना है ना, कैसे आता है ये, ऐसा सवाल पूछेगा, ऐसा इस टाइप का, तीन पद दे देगा, फिर पूछेगा बताओ इसके प्रसार में, इसकी पावर 12 है, बताओ कितने पद आएंगे जब इसका प्रसार करेंगे, तो टोटल कितने पद इसमें आएंगे, इसमें टोटल कितने पद आएंगे, x प्लस पांच वाई माइनस दो जेड की पावर 12, इसमें टोटल कितने पद आपको मिलेंगे।
n बराबर 12, ये हो गया n+1 n+2/2। ठीक है। अच्छा, इसी का एक वेरिएंट और आ सकता है, एक वेरिएंट और आ सकता है। कई बार उल्टा पूछ लेते हैं कि ये कोई विस्तार है, इसकी पावर n है, विस्तार में कुल 66 पद है, तो n कितना है? ये उल्टा हो गया बस। n दे के पदों की संख्या पूछ रहा था, पदों की संख्या दे के n पूछ लिया, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, बस वही सवाल है, उसी को उल्टा करके पूछ लिया कि भैया आप पहले भी निकाला था कि 15 पावर होती है तो पदों की संख्या कितनी आती है? 91। अच्छा, 12 पावर होती है तो 91 आते हैं। अगर उल्टा होता तो 91 पद है, पावर कितनी है? तो इसी फॉर्मूले को आपको रिवर्स में चलाना है। ठीक है ना, तो ये दो वेरिएंट इसमें बन सकते हैं, आगे पीछे वाले, कि भाई कितनी पावर करें, पावर कितनी हो कि 66 पद आ जाए। तो मेन इसमें खेल सारा फॉर्मूले का है, फॉर्मूला याद है तब तो ये चीजें हो जाएगी, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना। मेन तो आपको फॉर्मूला याद हो, काम तभी होगा। बराबर 66। तेरह और 10, 10 और -13, -13 तो हो नहीं सकता, n बराबर 10 हो गया। तो ये रिवर्स में दोनों साइड से सवाल बन सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा गया, सवाल वही है, बस थोड़ा सा टेढ़ापन दिए, ध्यान से दिमाग लगाओ।
इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? देखो दोनों पे दो दो पावर है, वो तो हम एक साथ लेकर ऊपर लिख लेते हैं x माइनस 2y x माइनस 2y 2x प्लस वाई इन दोनों की गुणा कर दें 2x स्क्वायर माइनस अभी अंदर 3 पद है, पावर 6 है। अंदर 3 पद है और पावर 6 है। ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल को थोड़ा सा नए रूप में पूछने की कोशिश अच्छी है, लगे भी अच्छा। सवाल वही था, बस पूछने का तरीका नया था। आओ आगे बढ़ते हैं हमारे मेन विस्तार पे। 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये सबसे प्यारा होता है, सबसे सिंपल विस्तार। 1 प्लस एक्स की पावर एन, अगर पहला पद एक हो जाए, पहला पद एक हो जाए तो फिर सारा का सारा काम आपका एक्स पे ही, दूसरे पद पे ही डिपेंड हो जाता है और विस्तार भी बहुत आसान दिखता है। तो हम ज्यादातर कोशिश, इसीलिए अगर आप विस्तार देखेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि द्विपद प्रमेय तब लगाई जाए जब पहला पद एक हो, क्योंकि पहला पद एक होने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। पहला पद इकाई होने से बहुत चीजें आसान हो जाती है और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। पहले पद को इकाई करना कोई मुश्किल भी नहीं है, आप पहला पद कॉमन निकाल लो, पहला पद इकाई बन जाएगा। तो पहला पद इकाई बनते ही ये विस्तार बहुत आसान सा दिखाई लेने लगता है। देखो, और आगे इसके और उपयोग भी दिखाऊंगा कि ऐसा करने से और भी कई फायदे हैं, सिर्फ एक ही फायदा नहीं, कई और फायदे भी है। 1 प्लस एक्स की पावर एन का विस्तार अगर हम करें तो एन सी 0 है ना, 1 पे सारी पावर आएगी, एक्स पे कोई पावर नहीं आएगी। फिर एन सी 1 1 पर एक पावर कम हो जाएगी और एक्स पे एक पावर आ जाएगी, दूसरे पद पर एक पावर आ जाएगी, है ना। फिर एन सी 2 एक पर फिर एक पावर कम हो जाएगी और एक्स पर एक पावर और बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन, चलते 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 सारी पावर सेकंड वाले पद के ऊपर यानी एक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अब इसे मैं थोड़ा सा सिंपल करूं, 1 तो 1 ही है, 1 तो 1 ही है, एन सी 0 यहाँ 1, 1 को मैं एक्स की पावर 0 लिख लेता हूँ, थोड़ा लिखने में अच्छा लगे। एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स की पावर 2 एन सी 3। अभी विस्तार को देखिए, विस्तार आपके पिछले वाले विस्तार से ज्यादा सुंदर
और नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना, ज्यादा साफ सुथरा नहीं लग रहा आपको? ये देखो, ये ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है पहले बार वाले के मुकाबले। अगर पहले वाले को देखे तो बड़ा खिचपिच थी, था तो ठीक है, लेकिन उससे मुकाबले देखिए, अगर आपको साफ सफाई समझ में आती है तो कितना साफ सुथरा है। आराम से इजीली आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है। ये आपका पहला पद है, ठीक है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये n+1वां पद है। तो r+ दूसरे पद में 1 आ रहा है, तीसरे पद में 2 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है, तो r+1वां पद में r आएगा NCR x की पावर r। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल, एकदम नीट एंड क्लीन। NCR x की पावर r, NCR x की पावर r। तो कितना साफ सुथरा बन जाता है ये। तो ये हमें अच्छा भी लगता है, जैसे मैंने कहा कि हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन हो। अब आराम से यहाँ पे कोई पूछे कि गुणांक कितना है, तो गुणांक ये रहा। कोई पूछे कि खाली मुझे गुणांक में इंटरेस्ट है कि भाई इसका गुणांक कितना होगा, ये रहा NCR। तो अगर कोई पूछे कि x की पावर r का गुणांक कितना होगा, कैसे भी पूछ सकता है। इसको ये पूछे कि r+1वें पद का गुणांक कितना है, ये रहा। x की पावर r का गुणांक कितना है, ये रहा। कि x की पावर जो r आएगी उसका गुणांक कितना आएगा इस विस्तार में, तो x की पावर r का विस्तार ये रहा। अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो x की पावर r का, या तो आप x की पावर r बोल दो, या ये बोल दो tr+1वां पद। जो tr+1वां पद आएगा उसका गुणांक कितना होगा, उसका गुणांक होगा NCR, है ना। एकदम साफ सुथरा, एकदम परफेक्ट, कोई झंझट नहीं। इसलिए अच्छा, अब सोचोगे कि ये विस्तार आगे अगर 1 नहीं हुआ तो, 1 नहीं हुआ तो कॉमन निकाल लो। अगर उसमें कुछ आगे कुछ दिया हुआ है, दुआ तिया चौका जो दिया उसे कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालते वहां 1 आ जाएगा, 1 आते फिर ये विस्तार आराम से काम करेगा। तो आप ये करके साफ सुथरापन ला सकते हैं अपने सवाल में ना। सपोज करो आपका सवाल ये है 2 + 3x है ना, और उसकी पावर n है, तो आप 2 कॉमन निकाल लो बाहर। 2 कॉमन निकालते ही हो जाएगा 1 + 3x/2। 2 की पावर n बार, ये लो, तो ये आपका बन गया। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 1 ला सकते हैं। अभी ये मैंडेटरी नहीं है, अभी मैंडेटरी नहीं है कि आपको पहला पद 1 लाना ही पड़ेगा। आगे जाके हम देखेंगे कि न्यूटन का फॉर्मूला आएगा जो ये बताएगा कि हाँ, अगर आपको न्यूटन का फॉर्मूला लगाना है, जिसको सही में द्विपद प्रमेय के नाम से जाना जाता है, वो फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो पहला पद इकाई ही होना चाहिए। अभी आगे आएगा व्यापक सूत्र, जिसको हम बोलेंगे द्विपद प्रमेय का व्यापक सूत्र, या फिर एक्चुअली द्विपद प्रमेय ही उसी को बोला जाता है, उसी को ही द्विपद, ये जो पढ़ रहे हैं ये द्विपद प्रमेय की शुरुआती रूप है। लास्ट में जो न्यूटन ने दिया था उसी को एक्चुअल में द्विपद प्रमेय कहा जाता है, क्योंकि वो सबका सार आ गया था, सबको निचोड़ आ गया था, बोले यही सच है, इसी को फॉलो करना है, तो उसी को ही माना जाता है, तो वो है द्विपद प्रमेय। तो उस समय तो मैंडेटरी हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा कि आपको पहला पद इकाई ही होना चाहिए, और कोई चलेगा भी नहीं। अभी तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो आपके पास फॉर्मूला है, लगाओ विस्तार करो। अगर आप 1 चाहते हैं तो कॉमन निकाल लो, नहीं तो वो पुराने वाला लगा सकते हो। ठीक है, आ जाओ, इससे हम थोड़ा सा सवाल करते हैं 1-2। ये क्वेश्चन है 1 + x की पावर 43 दी हुई है, 1 + x की पावर 43। अगर इसके प्रसार में जो 2r+1वां पद है उसका गुणांक और r+2वां गुणांक बराबर है, ये दोनों के गुणांक, इन वाले पदों के गुणांक बराबर है, तो कोफिशिएंट ऑफ 2r+1वें पद का गुणांक बराबर है r+2वें पद का गुणांक।
क्वेश्चन कह रहा है कि 2r प्लस 1वां पद जो है उसका गुणांक बराबर है r प्लस 2वें पद का गुणांक। ये गुणांक बराबर है। तो लगाते हैं हमारा, इसका गुणांक होता है NCR। NCR ए कम करना पड़ता है पहले आपको ए घटाना पड़ता है आर का मान निकालने के लिए। ए कम करते हो जिससे ये आपके पास आ गया 2r, तो इसका गुणांक हो गया NC2r। फिर इसमें से एक कम करो, क्योंकि जो भी पद का नंबर होता है आर का मान हमेशा एक कम होता है। तो पहले -1 करो, -1 करने पर ये r+1 आ गया। ये हो गया, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। n का मान हमें दिया हुआ है, n का मान है 43। n का मान 43। अब हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर NCX बराबर NCY हो, है ना, अभी हमने एक रूल पढ़ के आए थे, द्विपद गुणांक का रूल पढ़ के आए थे कि NCX अगर NCY के बराबर हो, x बराबर y हो, एक तो होता है x और y बराबर हो या फिर x प्लस y बराबर n हो। तो दोनों ही केस अप्लाई करते हैं। एक में तो x बराबर y हो, 2r बराबर r+1 हो, जिससे r का मान आ गया 1। एक उत्तर तो आया r बराबर 1। दूसरा उत्तर आया 2r प्लस r+1 बराबर 43। ये r और r 3r हो गया, 42 r बराबर 14। दोनों उत्तर सही है। लेकिन r का मान 1 रखने पर आप देखेंगे, r का मान 1 रखने पर तीसरा पद दोनों सेम आ रहे हैं। सेम पदों के गुणांक तो बराबर होने ही है। r का मान अगर 1 रखता हूं तो ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा। तो हर पद का खुद से तो गुणांक बराबर होगा ही होगा। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रखता। हाँ, ये मतलब रखता है, ये सार्थक है, वो तो सार्थक ही नहीं है, वो तो सार्थक ही नहीं है। क्योंकि r बराबर 1 रखूंगा तो ये 3 आ जाएगा, r बराबर 1 रखने पर ये 3 आ जाएगा। तो तीसरे पद का गुणांक तीसरे पद के बराबर है, वो तो होना ही है। शाहरुख खान जैसा तो दिखेगा ही, वो तो उसके तो बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ ठीक है, 14 रख रहे हैं तो 14 दूनी 28, 29, ये 29 आ रहा है और ये 16 आ रहा है। तो 29वें पद का और 16वें पद का गुणांक बराबर है। ये बताया था ना आपको भी कि गुणांक में हमेशा एक कम हो जाता है, गुणांक में हमेशा एक कम हो जाता है। अगर आपका पद जो है वो जो भी है उसका गुणांक हमेशा एक कम होता है। फॉर्मूले को सिर्फ देखो मत, इन्हें समझो भी साथ साथ में। दिमाग को साथ, आंखों के साथ दिमाग को भी जोड़ के रखो। ऐसा नहीं कि आपकी आंखें देख रही है, दिमाग देख ही नहीं रहा। ये देखो क्या लिखा पड़ा है, जब यहाँ r+1 होता है तो यहाँ क्या आता है, आंखों को दिमाग को अलग करके मत रखो। ऐसा नहीं कि आपकी आंखें कर रही है, दिमाग छोड़ दो, दिमाग को जाने दो, तो वरना कोई सार्थकता नहीं होती। अगर आपके कान, आपकी आंखें, ये सब तो काम कर रही है लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, तो फिर वो फायदा क्या हुआ? वो सिर्फ देख रहे हो आप सिर्फ शारीरिक रूप से वहां हो, कोई वो रिजल्ट नहीं बना रहा। अभी हम लिख रहे हैं r+1 और यहाँ बोल रहे हैं कि ये देखो t1 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 है तो 1 है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ देखा है, आपने सिर्फ देखा है, समझा नहीं है। क्योंकि समझने के लिए आंखों को दिमाग तक ले जाना होता है। ये देखो लिखा पड़ा है, बार बार लिख रहे थे। सही है, सही है। सोचो, बात समझो, ये बात, इस बात को समझो कि आप अपनी आंखों से और अपने दिमाग को अलग करके बैठे हैं।
अगर अपनी आंखों को अपने दिमाग से अलग करके बैठे रहेंगे तो ये दिक्कत होगी, फिर आप सिर्फ देखेंगे, समझ नहीं पाएंगे, और साथ में रखेंगे तो आप समझ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे। तो यहां देखो ये क्या था, टी आर प्लस वन बराबर एनसीआर, और यहां बताया भी था कि एक्स की पावर आर का गुणांक एनसीआर होता है, या टी आर प्लस वनवा पद जो होता है उसका गुणांक एनसीआर होता है। यानी अगर पद आर प्लस वन हो तो आर हमेशा एक कम हो जाता है, आर का मान एक कम होता है, तो यहां पर आप एक कम करेंगे, ये पद है। अगर पद का नंबर ये है, पद का नंबर ये है, तो आर का नंबर क्या हो जाएगा, 2r। ऐसे ही पद का नंबर अगर r प्लस टू है तो r का नंबर क्या हो जाएगा, r प्लस वन। सपोज करो अगर पद पांचवा होता तो r कितना होता, 4। 4 कैसे आया, एक घटाकर, तो एक घटा दो, जो भी पद का नंबर है उसमें से एक घटा दो, r का नंबर आ जाएगा। जो भी पद का नंबर है उसमें से एक घटा दो, r का नंबर आ जाएगा। फिर दोनों को बराबर कर दिया, फॉर्मूला यूज कर लिया। अगला क्वेश्चन, ये फेमस था, पहले आता था, तो इसको लोग रटना शुरू कर दिए। अब तो इसको रट्टा मारने लगे हम लोग। अब तो किसी 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में पांचवा, छठा और सातवें पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो एन का मान बताइए। पांचवा पद यानी T5, T5, T6 और T7, T5, T6, T7 बड़ा प्यारा था, लेकिन बार बार आने से फिर क्या हो जाता है, फिर लोग याद कर लेते हैं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो अभी आपको मैं याद करवा दूंगा, फिर याद हो जाएगा। अभी बनाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा बहुत टाइम खर्च होगा, लेकिन एक बार बन जाएगा तो फिर हमारा टाइम खर्च होना बंद हो जाएगा, फिर हम याद ही रख लेंगे कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, यही आता है। तो पांचवा पद, छठा पद और सातवें पद के जो गुणांक है वो समांतर श्रेणी बनाते हैं। समांतर श्रेणी बनाते हैं तो आ जाओ, पांचवा पद, पांचवें पद का गुणांक कितना होगा, पांचवें पद का गुणांक बोला NC4 होगा, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। पांचवें पद का गुणांक क्या होगा, NC4। छठे पद का गुणांक कितना हो जाएगा, NC5। सातवें पद का गुणांक कितना हो जाएगा, NC6। NC4, NC5, NC6। अब ये कह रहा है ये समांतर श्रेणी में, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का दुगना बराबर होगा पहला प्लस तीसरा पद। यही होता है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में यही होता है। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, एपी में है, ठीक है, तो बीच वाले पद का दुगना बराबर पहला प्लस तीसरा पद। अब यहां पर या तो ये हो सकता है बाय ऑप्शन से एन का मान रख के पता कर लो कौन सा उत्तर सही है, बाय ऑप्शन जा सकते हो, या अगर इसको पूरा सॉल्व करते हो तो आ जाओ पूरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये हो गया फैक्टोरियल n, ये हो गया फैक्टोरियल 5, ये हो गया फैक्टोरियल n-5, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल n-4, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल n-6। अब फैक्टोरियल में क्या खास बात होती है कि अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 5 को बाहर छोड़ दूं तो बचा हुआ बन जाता है फैक्टोरियल 4। अगर 5 को बाहर छोड़ दूं तो बचा हुआ बन जाएगा फैक्टोरियल 4। यानी फैक्टोरियल में से जब भी कुछ कॉमन लेना होता है तो जो अंदर दिखाई दे रहा है वो बाहर ले लो, और अंदर वाला एक कम हो जाता है, अंदर वाला एक कम हो जाता है। ये होता है फैक्टोरियल से कोई चीज को बाहर निकालना।
फैक्टोरियल से अगर आपको कोई चीज बाहर निकालनी है तो जो दिख रहा है वो बाहर निकाल लो, अंदर एक कम हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 18 होता तो मैं 18 बाहर निकाल लेता और अंदर ये हो जाता 17, और फिर मैं अगर 17 भी कॉमन निकालना चाहूँ तो 17 भी बाहर आ जाएगा, अंदर एक कम और हो जाएगा 16। और अगर मुझे 16 भी निकालना चाहूँ तो 16 भी बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 15। तो मैं चाहूँ तो बाहर निकाल सकता हूँ कंटिन्यू, और अंदर वाला कम होता जाएगा। फिर मैं 15 को भी निकाल लूँ तो अंदर 14 हो जाएगा, 14 को निकाल लूँ 13, 13 को निकाल लूँ 12, 12 को निकाल लूँ 11, 11 को निकाल लूँ 10, 10 को निकाल लूँ 9, 8, 7, 6, तो ये वापस 18 से लेकर 1 तक का हो जाएगा। तो आप एक एक करके बाहर निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप एक साथ खोलें, फैक्टोरियल को एक साथ खोलने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके जितना चाहे उतना भी खोल सकते हैं। ये एक सुविधा है कि भाई अगर मान लो पूरा नहीं खोलना चाहते 18 तक, मत खोलो, खाली 18 बाहर निकाल लो, 17 अंदर रह गए, 1 से 17 तक अंदर रह गए, फिर 17 निकाल लिए तो 1 से 16 तक अंदर रह गए, 16 निकाल लिया 1 से 15 तक अंदर रह गए। तो ये सुविधा है, जितना चाहे उतना बाहर निकाल लो, बाकियों को पड़ा रहने दो। अच्छी बात है। अच्छा, ये अच्छी बात कैसे हुई? आओ यहाँ पर हमारे लिए ये चीज काम करेगी। ये आपका फैक्टोरियल एन कट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ ये चीज हमारे लिए कैसे काम करेगी। जैसे ये फैक्टोरियल 5 है, मैं 5 बाहर निकाल दूं तो अंदर 4 हो जाएगा, इसको 4 को 4 रहने दो। यहां से मैं 6 बाहर निकालूंगा तो अंदर 5 बच जाएगा, 5 भी निकाल लूंगा तो अंदर 4 बच जाएगा। बोले हाँ। अच्छा, ऐसा करके हुआ क्या? ऐसा करके ये हुआ कि सबके नीचे देखो फैक्टोरियल 4 आ गया, और जब सबके नीचे एक जैसा आ गया तो आप काट सकते हो, है ना। अब आप इसे कट कर सकते हो। √4 का पूरे सवाल में भाग दे दिया, या √4 से गुणा कर दिया, यूं समझ लो, या कॉमन लेके √4 इधर से कॉमन ले लिया, इधर √4 था, √4 से √4 काट दिया, या √4 से गुणा कर दिया। ऐसे ही अब आगे और देखो, आगे और देखिए, इसमें से n-5 बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा, एक कम, एक कम यानी n-6। ऐसे ही इसमें से n-4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, n-5, n-5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, n-6। सबको n-6 बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि सब में फैक्टोरियल n-6 सब में है, फिर ये कट जाएगा, ये कट गया। तो इस तरीके से उतना उतना बाहर निकाल लिया जितने से सारी चीजें एक बन जाए और कट जाए, सारी चीजें एक बन जाए और कट जाए। शानदार चीज है, कमाल की चीज है, देखो कितना मस्त काम किया। तो ये रूल आपको बताता है कि फैक्टोरियल को आप जितना चाहे उतना खोल सकते हैं, जरूरी नहीं है एक से लेकर वहां तक ही खोला जाए, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जितना जितना जरूरत है उतना उतना मैं खोल सकता हूँ। तो इसको, इसे मुझे एक से शुरू क्यों करूं? मैंने n-5 बाहर निकाल लिया, अंदर एक कम हो जाएगा n-6, बस। इसमें n-4, फिर n-5 अंदर हो गया, फिर n-5 भी निकाल लिया, n-6 हो गया, बस इतना ही निकालूंगा। क्यों? क्योंकि अब देखो फैक्टोरियल n-6, फैक्टोरियल n-6, फैक्टोरियल n-6, खच खच खचा, पूरे सवाल से काट दिया। ये आ गया 2 गुणा, ये बात समझ में आई नहीं आई? ने क्या कमाल किया।
सही काटे। n-5 काट दिया n-4। अच्छा मैंने वो गलत गुणा करना भूल गया n-4 के साथ। 12n -48। गुणनखंड क्या होंगे? हाँ वो गुणा करना भूल गया था। कितने आएंगे गुणनखंड? चौदह सत्य है ना? सात और 14 ठीक है, यानी 7 पावर और 14 पावर। तो इस सवाल से हमें जो सीखने को मिला है वो है कि अगर x 1 + x की पावर 1 + x की पावर 7 हो या 14 हो, मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर 1 + x की पावर 7 या 1 + x की पावर 14 हो तो प्रसार में पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद एपी में होते हैं। अब आगे इसी सवाल को क्या करेगा, ये दे देगा और फिर पूछेगा बताओ कौन से 3 पद, कौन से कर्मागत 3 पद एपी में होंगे। तो इसी सवाल के ये 2 वेरिएशन चलते हैं। एक तो ये होता है कि ये विस्तार है, ये सरल है, ये सबसे सरल भाग में तो ये पूछा जाता है, और जब इसको टफ करना होता है तो एन दे देता है और फिर पद पूछ लेता है। भाई 2 चीज हो सकती है, एन या आर। अब एन दे देगा तो आर पूछ लेगा, आर दे देगा तो एन पूछ लेगा। तो इस सवाल को 2 भागों में पूछा जाता है। एक तो ये दे दिया कि 5वां 6वां 7वां पद, पहले ही कह दिया कि 5वां 6वां 7वां एपी में, और एन पूछ लिया। अब हो सकता है एन दे दे कि 1 + x की पावर होल 7 है या 1 + x की पावर 14 है। बताइए कौन से 3 कर्मागत पद एपी बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो ये दोनों साइड से चलेगा। तो इसे अपनी डायरी में, कॉपी में कहीं लिख के रख लो, बड़ा उपयोगी फॉर्मूला है। 5वां 6वां और 7वां पद गुणोत्तर श्रेणी में होता है। क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है, देखोगे गौर करोगे, लंबा है, तो ये कैलकुलेशन आपको बार बार ना करना पड़े, इसलिए अपनी डायरी में एक ना रट्टा मार वाला टाइप का होता है रिजल्ट, वो वहां पे लिख लो कि भाई ऐसा हुआ, अगर 1 + x की पावर 7 या 14 आई तो 5वां 6वां 7वां पद गुणोत्तर श्रेणी में होगा, या 5वां 6वां 7वां पद गुणोत्तर श्रेणी में हुआ तो फिर n का मान 7 या 14 होगा। दोनों साइड से ये बात लिख के डायरी में रख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये सवाल आए तो ये सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट ना ही करना पड़े। एक बार हाथ से जरूर करिएगा, क्योंकि सीखने के लिए जरूरी है। एक बार हाथ से कर लो और फिर बार बार ना करना पड़े, इसलिए याद कर लो। बस चलो विराम देते हैं, मिलते हैं समाकलन में आपसे। स्लाइड कंप्लीट होगी। अब कल हम एनसीआर द्विपद गुणांक के कई
फॉर्मूले पढ़ेंगे एनसीआर के, द्विपद गुणांक के कई फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 द्विपद गुणांक के जोड़ों के सवाल, जोड़ के, घटाने के, अलग अलग प्रकार के जो जोड़ होते हैं उनसे जुड़े हुए सवाल कल करेंगे। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।